आज हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के आधार पर, के चरण के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे। तो इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सम्मेटिव। इन चारों को देखते हैं। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, मतलब कि जो पढ़ाने से पहले जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि स्टूडेंट है उसे कितनी नॉलेज है और आगे की पढ़ाई के लिए वो सक्षम है कि नहीं। इसके अंदर जो कीवर्ड होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में, वो होता है एंट्री बिहेवियर। और इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, पढ़ाई शुरू करने से पहले, टीचिंग शुरू करने से पहले जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। और इससे स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल, ये कितनी स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज स्किल है, जो कि जो भी वो जो टीचिंग लर्निंग शुरू होने वाली है उसके लिए चाहिए, उसको उसको सुनिश्चित करता है ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग एग्जाम या एग्रीकल्चर एंट्रेंस, मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव, रचनात्मक इवैल्यूएशन। इसके अंदर ये ड्यूरिंग द, जब चल रहा होता है सेशन पढ़ाई का, जो उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान जो इवैल्यूएशन होती है उसको रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। अब इसको इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। और इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब कि प्रोग्राम, जो टीचिंग प्रोग्राम चल रहा है उसके दौरान किया जाता है और उसका पूरा होने से पहले, खत्म होने से पहले जो किया जाता है। इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्टिविटी। अब जैसे अगर कोई प्रोग्राम है, अगर वो 6 साल का है, 1 साल का है, तो उसको, उसके अंदर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बार बार किया जाता है। अगर वो ज्यादा लंबा है तो ज्यादा बार, बार बार टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए या कोई भी इस तरीके के जो पढ़ाते टाइम लिए जाते हैं। इट आइडेंटिफाइज एनी लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो ये क्या करता है कि कोई भी एरर है अगर लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में, मेथड में, तो ये उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है ताकि उसको सही किया जा सके। तो ये क्या काम करता है, उनको आइडेंटिफिकेशन का, उसको उनको पहचानने में। For a teacher, formative evaluation provides information for making instruction and remedies more effective. तो ये क्या करता है, निर्देश और उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है। इन सब जो मंथली टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, इनसे ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है उनको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट और फॉर्मेटिव के बाद नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक, नैदानिक। अब फॉर्मेटिव के अंदर तो जो भी उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि ये समस्याएं हैं या फिर इस चीज में सुधार किया जा सकता है, अब डायग्नोस्टिक में उनको डायग्नोज किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज मोर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज। इससे उन लर्निंग डिफिकल्टीज को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है जो उस टाइम पे चल रही हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। और दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर टेकन टू फाइंड आउट द एरियाज टू बी इम्प्रूव्ड एंड टू बी वर्कड अपॉन बाय द रेमेडियल मेजर सजेस्टेड। यह एक निवारक उपाय है जो सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने और सुझाए गए उपचारात्मक उपायों पर काम करने के लिए किया जाता है। दिस टेस्ट फाइंड आउट अंडरलाइन कोज ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो किसी भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेस्ट के द्वारा कोई भी समस्या है, जो भी समस्याएं आ रही है, उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है इस टेस्ट के द्वारा। इसके एग्जाम्पल हो गए क्विज, डिबेट एक्सेट्रा। तो अभी तक क्या है, अभी तक प्लेसमेंट के अंदर जो एंट्रेंस होते हैं, मतलब पढ़ाने से पहले जो लिए जाते हैं वो प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों दौरान में होते हैं पढ़ाते टाइम, जो जब प्रोग्राम जब चल रहा होता है। फॉर्मेटिव को इंटरनल इवेलुएशन भी बोला जाता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कोई भी लर्निंग एरर है जिसको ठीक करने की जरूरत है, और इसके अंदर डायग्नोस्टिक में उनका निदान किया जाता है। उसके बाद अगला है सम्मेटिव। सम्मेटिव को एक्सटर्नल इवेलुएशन बोलते हैं। फॉर्मेटिव इंटरनल इवेलुएशन था और सम्मेटिव एक्सटर्नल इवेलुएशन, बाह्य मूल्यांकन। इट इज डन एट द एंड। सम्मेटिव होता है एंड में, और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जैसे जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव में आते हैं। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट। इससे क्या समझ में आता है कि जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एंड इज यूज फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स। और इससे जो ग्रेड्स होते हैं वो भी, कोई भी कोर्स है उसका पूरा पूरा होने पे जो ग्रेड्स मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं, समेटिव में। Summative evaluation generally include oral report, projects term papers and teacher made achievement test। ये सारे summative में आते हैं। इन चारों में, ये चारों क्लियर है ना? मैम स्टार्टिंग वाले में क्या चीज की जाती है, मतलब स्टार्ट स्टार्टिंग में ही? जी मैम स्टार्टिंग बता में, दीजिए। हाँ जी, स्टार्टिंग में क्या, ये एंट्री बिहेवियर, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम, इसके अंदर क्या होता है कि अब पढ़ाया जाएगा उससे पहले बच्चे का ये चेक किया जाता है कि वो जो पढ़ाई पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे किसी को उसके लिए किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो क्यों होता है, ताकि पता चल सके जो पढ़ाई बच्चे को पढ़ाने वाले हैं वो उसके लिए, उसके अंदर उतनी स्किल, उतनी नॉलेज है भी कि नहीं। इसलिए उनको लिया जाता है पढ़ाने से पहले एंट्रेंस एग्जाम। जी मैम ठीक है, समझ आ गया। जी हाँ, ये आगे ये दिया हुआ है यहाँ पे, एरियाज ऑफ फंक्शन। जो जैसे प्लेसमेंट इवेलुएशन होता है, उसके अंदर ये बिफोर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, मतलब पढ़ाने से पहले। और जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में दो आते हैं, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक ये दोनों आते हैं। टू फॉर्मेटिव किस लिए होता है, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और डायग्नोस्टिक किस लिए होता है, प्रॉब्लम को या जो डिफिकल्टीज आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर फॉर्मेटिव में उनको सोल्व नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसके ऊपर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है या फीडबैक दी जा रही है, और यहाँ पे उनको सॉल्व किया जा रहा है, निदान। आफ्टर इंस्ट्रक्शन में कौन सा आता है, समेटिव इवेल्युएशन आता है। अब इसके अंदर हमें जैसे टू सर्टिफाई द लर्नर, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसके अंदर सर्टिफिकेट दी जाएगी, डिग्री है तो डिग्री दी जाएगी, इस तरीके से। ये तीनों है। उसके बाद ये हमने कल कर लिए थे। उसके बाद सीबीसीएस आता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स है जिसके अंदर की जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी पसंद से, अपने इंटरेस्ट से, या वो खुद अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। द सब्जेक्ट्स कैन बी एट बेसिक, और वो सब्जेक्ट्स बेसिक लेवल के भी हो सकते हैं, एडवांस लेवल के भी हो सकते हैं। और जैसे कि जो पुराना मार्किंग सिस्टम होता है, जैसे हमें पहले मार्क्स मिलते थे, परसेंटेज मिलती थी, अब सीबीसीएस में क्या होता है, क्रेडिट्स मिलते हैं मार्क्स की जगह पे। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहला फीचर है कि ये
इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। तो इसके अंदर ये एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने मर्जी से कोर्सेज को चूज कर सकता है। जैसे कि अगर कोई बीटेक का कोई कैंडिडेट है, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकता है। मान लो जिसका कोई कोर सब्जेक्ट है वो बीटेक के सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल इस तरीके के हैं, तो साथ में वो ह्यूमैनिटीज को भी ले सकते हैं। ये इसका एक फायदा है, फीचर है। स्टूडेंट्स कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस्ड लेवल। तो बेसिक लेवल या एडवांस लेवल, किसी को अगर एक फाउंडेशन अपनी तैयार करने के लिए ऐसी नॉलेज चाहिए तो वो बेसिक लेवल कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस लेवल जिसको थोड़ी और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए होती है तो एडवांस लेवल के कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल, इससे जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को एक्वायर किया जा सकता है। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में जिनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को और अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज करके क्या उन्हें उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी वो ले सकते हैं। क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ स्टूडेंट्स चेंज हिज यूनिवर्सिटी। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर बस वहीं पे खत्म हो गया, उन क्रेडिट्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में। CBCS is a step towards moving away from numerical marking to grading system। तो न्यूमेरिकल से जो यानी कि जो मार्क्स दिए जाते थे पहले, उनसे किसकी तरफ मूव करता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ। अब 3 तरीके के कोर्सेज होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स। तो कोर मतलब कि जो मेन है, जैसे कि अगर कोई कर रहा है BSc इन मैथमेटिक्स, तो उसके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ से रिलेटेड होंगे। और कोर सब्जेक्ट मतलब जो कंपलसरी है, जो लेने ही लेने पड़ेंगे, बच्चे के पास चॉइस नहीं है कि इनको ले या ना ले, वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरीली टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। उसको पूरा करने के लिए वो चूज करने ही पड़ेंगे। इलेक्टिव कोर्स, इलेक्टिव में क्या होता है कि चॉइस होती है, जो साथ में जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ में कौन से सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपनी मर्जी से जो चूज कर सकते हैं। दीज सब्जेक्ट्स हैव मोर जेनरिक कंटेंट, मतलब इनके अंदर जो जनरल नॉलेज, जर्नल सामान्य नॉलेज किसी भी चीज के बारे में होती है, कंटेंट। एंड एम टू इंक्रीज स्टूडेंट स्किल, और स्टूडेंट इनका पर्पस क्या होता है? स्टूडेंट की स्किल को इम्प्रूव करना। दे एक्सपोज द स्टूडेंट टू सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन देयर करिकुलम, और स्टूडेंट गेट द फ्रीडम टू ओप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो इसके अंदर जो करिकुलम के बाहर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी चूज करने का मौका मिलता है, और अपने हिसाब से फ्रीडम होती है यहाँ पे बच्चे के पास इनको चूज करने की। अब कोर और इलेक्टिव के अलावा तीसरा जो बचता है वो फाउंडेशन। फाउंडेशन कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो कि एक तरीके से जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। ऑल्सो रेफर टू एज एबिलिटी इनहेंस्ड कोर्सेज, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम के रूप में भी इसे जाना जाता है। द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स दैट लीड टू नॉलेज इनहेंसमेंट। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जो वैल्यू बेस्ड होते हैं और जिनसे नॉलेज बढ़ती है। इसके बाद है इसी के बारे में, और कोर्स कुड इंक्लूड, एक जो कोर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं यही बताया गया है। लेक्चर, ट्यूटोरियल, लैब वर्क या फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, बाहर जाके एक्टिविटीज करना, प्रोजेक्ट वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, वाइवा हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, टर्म पेपर्स हो सकते हैं, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी एंड सो ऑन, और अ मिक्स ऑफ दीज। तो बस यही बताया गया कि कोर्स जो होता है उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। ग्रेडिंग मेथड इज, अब जो ग्रेडिंग मेथड है ना वो
उसको ज्यादा सुपीरियर, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम होता था उससे। एज ए रिजल्ट इसी की वजह से इसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाता है, और इंडिया में भी और बाहर भी। ये यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम कि जैसे अगर ओ है, ओ का मतलब क्या है, ग्रेड, आउटस्टैंडिंग ग्रेड है, और कितने पॉइंट्स मिलते हैं ओ के, 10 पॉइंट्स। अगर ए प्लस है, ए प्लस का मतलब ग्रेड है, एक्सीलेंट ग्रेड है, और पॉइंट्स कितने मिलते हैं, ए प्लस का मतलब है 9 ग्रेड पॉइंट्स मिल रहे हैं। ए है तो वेरी गुड, और ग्रेड पॉइंट 8। बी प्लस है मतलब गुड है, और ग्रेड पॉइंट कितने होते हैं इसके, 7। ऐसे ही बी के अबाव एवरेज होता है, 6 इसका ग्रेड पॉइंट होता है। सी एवरेज होता है, 5 ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं इसके। ऐसे ही पी पास, पी का मतलब पास, 4 इसके ग्रेड पॉइंट होते हैं। एफ, एफ का मतलब फेल, और इसका 0 ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। ए बी मतलब अब्सेंट, इसका भी कोई ग्रेड पॉइंट नहीं। इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम था। यहाँ तक क्लियर है ना ग्रेडिंग सिस्टम? मैम ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्टिंग से ही रहा है क्या? स्टार्टिंग से तो नहीं रहा है, मतलब ये अभी आने लगा है। पहले का जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था उसके अंदर तो मार्क्स होते थे, मार्क्स, फिर उससे परसेंटेज ये होता था। ग्रेडिंग वाला तो बाद में आने लगा है। जी, जी, जी। हाँ जी। फेल पास का होता था पहले में, है ना? हाँ जी। उसके बाद सीबीटी आती है। जैसे जो सीबीटी, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है वो भी सीबीटी बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है कंप्यूटर के थ्रू। ICT have now become an essential component in higher education in India for last decade। तो पिछले कुछ दशक के इतने टाइम से आईसीटी कंप्यूटर के द्वारा टेस्टिंग करी जा रही है हायर एजुकेशन में। इंडिया के अंदर ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही जरूरी कंपोनेंट हो गया है आईसीटी। सीबीटी के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड, विच मीन्स जिसका मतलब क्या है, सीबीटी का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जवाब कैसे देंगे, कंप्यूटर के द्वारा। उनकी जो कंप्यूटर की मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिनका वो वहां पे आंसर करते हैं। और सीबीटी वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए शुरू हो गए हैं, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम, आईबीपीएस, और अभी एनटीए भी जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है वो यूजीसी नीट एटसेट्रा, ये सारे सीबीटी के द्वारा होते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, चलिए आप बताइए कि इसके एज कंपेयर टू, एक तो है कि बिना कंप्यूटर का यूज किए जाए जो एग्जाम होते थे पहले, जिसके अंदर हम ओएमआर वो भरते थे, एक तो वो है, और एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इनके क्या फायदे हो सकते हैं सीबीटी के? मैम कंप्यूटर बेस्ड वाले में टाइम की बचत होती है। बिल्कुल। और क्या हो सकता है? इसमें मैम बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं ना, जैसे मान के चलिए नंबर में मैं गलत की, फिर बाद में करेक्शन करके उसको, और ओएमआर में करेक्शन करना बाद में मुश्किल हो जाता है ना। हम्म। हाँ, ये आपने स्टूडेंट्स के लिए ये फायदा होता है, सही बताया। अब अगर हम ओवरऑल ऐसे देखते हैं कि जो एग्जाम को कंडक्ट करने वाले हैं उनके लिए क्या फायदा हो सकता है, कि एक तो टेस्ट की लार्ज स्केल पे टेस्ट लिया जा सकता है इसके द्वारा, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्मूथ प्रोसेस होती है, सुव्यवस्थित ढंग से और सुचारू रूप से सीबीटी के द्वारा एग्जाम लिए जा सकते हैं। और इसके अंदर जो स्पेशल, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। 1 मिनट रुकिएगा।
और इसमें इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ एग्जाम कंडक्ट करता है। और बाकी ये भी हो सकता है कि अब अगर जैसे सीबीटी होता है तो बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट लिए जा सकते हैं इसके द्वारा। और इंटीग्रिटी के साथ, मतलब इसके अंदर ये भी नहीं होता कि कोई नकल कर लेगा या ऐसा कुछ, पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम्स को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है जो सीबीटी टेस्ट होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर टेस्ट और एक अडेप्टिव। लीनियर होता है, लीनियर में जो मतलब इसमें जो कंप्यूटर होता है वो उस चीज को नहीं कंसिडर करते कि बच्चे की परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसके हिसाब से अगला क्वेश्चन दिया जाए। जैसे यूजीसी का एग्जाम आप बताना कि यूजीसी का लीनियर होता है कि अडेप्टिव होता है। एक मिनट इनको जान लेते हैं पहले। जो लीनियर होता है उसके अंदर क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स फुल लेंथ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर की कंप्यूटर in which the computer selection different question for individuals without considering their performance level। तो इसके अंदर स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो एग्जाम देने वाला है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन दिए जाए, ऐसा नहीं है। बस एक बार वो बना दिया जैसे पेपर, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस आते रहते हैं और उनको आंसर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक सवाल का जवाब दिया उसी के बाद, अगर उसका जवाब दिया उसी के बाद अगला सवाल आएगा, ऐसा नहीं होता है। पर जो अडेप्टिव टेस्ट होता है वो ऐसा ही होता है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन में बच्चे ने अपना जवाब दिया, फिर उसके बाद उसे कितनी नॉलेज, उसने कितना सही बताया, उसी के हिसाब से फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, फिर ऐसे एंड में आते आते उसकी डिफिकल्टी लेवल भी ऐसे बढ़ता जाता है। तो इसका अब ये बताइए कि यूजीसी नेट का एग्जाम है वो लीनियर में आएगा कि अडेप्टिव टेस्ट में आएगा? लीनियर में आएगा। जी बिल्कुल, लीनियर में आएगा। हाँ, और एडेप्टिव का एग्जाम्पल जैसे अगर आपने कभी ऐसे गूगल पे डिक्शनरी खोली होगी या कुछ भी, तो उसमें एक आता है कि कोई भी वर्ड दिया होता है उसका, इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से। फिर जब एक का जब हम आंसर कर देते हैं तो अगला आता है, फिर वो अगला थोड़ा सा और डिफिकल्ट आता है। तो जब हम सही देते जाते हैं तब वो नेक्स्ट 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 ऐसे आता जाता है। तो एडेप्टिव टेस्ट का ही एग्जाम्पल एक तरीके से ये इतना ही है। इसके अंदर प्रॉब्लम है किसी को भी इवैल्यूएशन में तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है। ब्लूम्स एक ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। देखते हैं ये क्या है। ब्लूम की क्लासिफिकेशन दी गई है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मैम फुल पेज कर दीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट। ब्लूम का शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। तो ये क्लासिफिकेशन दी गई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ब्लूम कौन थे? ब्लूम थे एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन है इनकी, इसको इसको इस ये जो क्लासिफिकेशन है इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है या फिर टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम का वर्गीकरण या फिर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और ये कब आया, कब दिया था इन्होंने? 1956 में। अब ये तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया है ब्लूम ने। किसको क्लासिफाई किया है? जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि
निर्देशात्मक उद्देश्य हैं उनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ब्रेन कॉग्निटिव डोमेन है। जो भी हमारी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने समझने की, दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो इस डोमेन के अंदर आती हैं, कॉग्निटिव। अफेक्टिव डोमेन होता है, इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव ए। अफेक्टिव के अंदर क्या आता है, भावात्मक पक्ष आता है, ये इमोशंस से रिलेटेड है। ये बच्चे के जो इमोशंस होते हैं, हार्ट, यहाँ पे ब्रेन हो गया, हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो भी टीचिंग के अंदर जो जो भी चीजें आती हैं वो इस डोमेन में आती हैं, अलग अलग इमोशंस सारे अफेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर होता है मनोक्रियात्मक, और इसके अंदर जैसे करके, जैसे कि ड्राइविंग होती है उसको हम उसमें साइकोमोटर का यूज होता है, किसी चीज को करके सीखना। अब ड्राइविंग में ये तो है नहीं कि हम सिर्फ अपने दिमाग में समझ लेंगे कि ऐसे ड्राइविंग होती है तो हो गया, हमें उसे करके देखना पड़ता है। ये 3 डोमेन है। सबसे पहला ब्रेन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरा अफेक्टिव होता है, वो हार्ट से रिलेटेड है, इमोशंस। साइकोमोटर है वो हैंड से, हाथ से, साइकोमोटर। ब्रेन, हार्ट, हैंड, ये 3 चीजें हैं। अब इनको देखते हैं। जो सबसे पहला डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्ट से, हमारी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, थिंकिंग और नॉलेज। एंड इट इज द कोर लर्निंग डोमेन। तो ये सबसे मेन डोमेन आता है कॉग्निटिव डोमेन सीखने में। इसके अंदर अब ये 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर स्टेप्स आते हैं। सबसे पहली स्टेज है नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन। अब इनको एक एक को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो नॉलेज होता है, नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज का मतलब है कि सिर्फ जो चीजें, जिन चीजों को हम मेमोराइज करते हैं, मतलब हम उनको समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ नॉलेज की। जैसे न्यूटन की कोई भी लॉ है, तो उसके अंदर क्या, उस हमने सिर्फ उस लॉ को याद किया, पढ़ा और याद किया। इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको, किसी भी चीज को बस मेमोराइज करना और उसको रिकॉल कर पाना, वो नॉलेज में आता है। यह मूल रूप से जानकारी को याद रखने के बारे में। अब इसमें नॉलेज के बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होता है उसको कितना समझ आया। जैसे न्यूटन की लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब हमने ये याद कर लिया, पर नॉलेज में हमने सिर्फ इसको याद करा, हमें कुछ नहीं पता, इसको समझा नहीं, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अब कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या होगा, और उसको अच्छे से समझा जाएगा, उसके बारे में, उसके मीनिंग को ग्रेस्प किया जाएगा, क्या मतलब होता है उसका। इट इज एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल। यह किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। अब कॉम्प्रीहेंशन के बाद और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कर पाना। जैसे न्यूटन की लॉ का एग्जांपल लिया था, तो उसकी अब प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना अपनी लाइफ में, वो एप्लीकेशन के अंदर आता है, अनुप्रयोग उसका। इट कन्वर्ट्स जो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है उसको ये प्रैक्टिस में लेके आता है। ये 3 स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि हम कोई भी, हमारे पास मान लो कोई, हमने कोई न्यूज सुनी, अब हमें पता नहीं कि वो कितनी सही है कितनी गलत, तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज में क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन into its constituent parts in such a manner that the relationship between ideas is understood better। तो ताकि हमें जो
उनके बीच में रिलेशनशिप या उनके बीच उनमें कितनी सच्चाई है, ये चीज समझ में आती है एनालाइज करने से, विश्लेषण। तो एनालाइज में हो गया तोड़ना। अब जो सिंथेसिस होता है इसके अंदर होता है कि कुछ सिंथेसाइज करना, कुछ बनाना इकट्ठा करके। एनालाइज में तोड़ रहे थे, तोड़ के एनालाइज किया जाता है, और सिंथेसाइज में जोड़ा जाता है, संश्लेषण। इसके अंदर कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यहाँ पे क्या था, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, इसमें कंबाइनिंग टू मेक अ होल। इट इज द एंटोनियम ऑफ एनालिसिस, मतलब एनालिसिस का ये उल्टा है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के बाद, निर्माण होने के बाद क्या आता है, इवेल्युएशन। उसके बाद ये देखा जाता है, जजमेंट करी जाती है कि ये चीज कितनी वैल्यूएबल है या कितनी नहीं है। इवेल्युएशन में जजमेंट आती है। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड मटेरियल फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। तो जो भी मेथड मटेरियल जो भी यूज किया गया वो कितना वैल्यूएबल है, इसकी जजमेंट करी जाती है। तो इवेल्युएशन के लिए याद रखो जजमेंट, सिंथेसिस के लिए कंबाइन करना, और एनालिसिस के लिए ब्रेक डाउन करना, और नॉलेज में रिकॉल करना, रिकॉल कर पाना, कॉम्प्रीहेंशन में मीनिंग को ग्रेस्प करना, समझना, एप्लीकेशन प्रैक्टिस में लेकर के आना। तो ये कॉग्निटिव डोमेन, ये इसके 6 स्टेजेस, 6 स्टेप्स होते हैं इसमें। अब आगे ये दिया गया इसी में कि जो ब्लूम के जो एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंडरसन, a former student of Bloom, rearranged the 6 लेवल। इन्होंने क्या किया था, ये जो 6 लेवल्स हैं इनको वापस से रीअरेंज किया गया, दोबारा से इनके ऊपर इनको बनाया गया। तो 1956 में तो ब्लूम ने दिए थे, उसके बाद इनके स्टूडेंट ने दिए 2001 में। अब इसके अंदर ये क्या बदलाव है, देखने में अलग अलग लग रहा है पर ये सेम है बिल्कुल। बस इनके अंदर ये था कि ये नाउन की फॉर्म में थी और इसको वर्ब की फॉर्म में, यहाँ पे आईएनजी और लगेगा इनमें, ये वर्ब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं अभी, देखो जैसे ब्लूम के में पहला था नॉलेज, और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन था, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस करना, उसके बाद सिंथेसिस, और फिर लास्ट में जाकर इवेल्युएशन करना। अब जो ये 2001 में जो नया रिफॉर्म होके आया है इसमें क्या है, सबसे पहले रिमेंबर। तो नॉलेज का मीनिंग अगर हमें पता होगा, नॉलेज में क्या था, रिकॉल कर पाना, याद रख पाना। तो इसको इससे याद रख सकते हैं, नॉलेज और रिमेंबर दोनों ही सेम सेम है, रिमेम्बरिंग। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब था, समझना। हाँ समझ। तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इस स्टेप पे। उसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाई करना, ये भी सेम टू सेम है। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके एनालाइज, तो वही है एनालाइज। और सिंथेसिस में, अब यहाँ पे ये उल्टा कर दिया है, सिंथेसिस और इवेल्युएशन इन दोनों को उल्टा कर दिया है, बस बाकी सब सेम है। सिंथेसिस का मतलब क्रिएट ही होता है, क्रिएट करना, जोड़ना, बनाना। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें इवेलुएट पहले 5th स्टेप पे है और एंड में क्रिएट है। यहां तक ये कॉग्निटिव डोमेन था, ये क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो डोमेन आता है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव में इमोशंस, भावनात्मक पक्ष है ये। इसके अंदर ये किससे डील करता है, किससे रिलेटेड है ये, एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, valuing what is being learned, ultimately incorporating the value of discipline into way of life। जैसे ये सारी जो चीजें हैं ये अभी जब हम ये पढ़ेंगे, ये 5 इसके स्टेजेस को, तो और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले ये देखते हैं रिसीविंग। रिसीविंग देखो, रिसीविंग होता है कि जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप में से बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो ध्यान से, जो विलिंगली सुन रहे हैं, मतलब जो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको सुनना चाहते हैं, और कुछ होंगे जो नहीं सुनना चाहेंगे। तो जो नहीं सुनना चाहते, जिनकी इच्छा ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है, तो उनके पास जो मैं बोल रही हूँ वो उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। पर जो अपनी
जो इच्छुक हैं सुनने के वो रिसीव कर पाएंगे। रिसीविंग में पहली स्टेज रिसीविंग होती है कि जो विद्यार्थी होता है या जो बच्चा होता है वो उसकी सुनने की इच्छा आती है। इसमें कोई वो रिस्पोंड करना नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सुनना है, सिर्फ बैठ के सिर्फ सुनना, रिसीव करना। उसके बाद जो अगला आता है वो है रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग में क्या होता है, इसके अंदर अभी तक तो आप बैठ के सिर्फ सुन रहे थे, अब उससे नेक्स्ट स्टेज में आता है कि रिस्पोंड कर रहे हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर टीचर कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, प्रत्युत्तर देना, भाग लेने की इच्छा, ये रिस्पोंड में आती है। अब रिस्पोंड में इतना हो गया, उसके बाद वैल्यूइंग आती है, जैसे कि एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग। जैसे कि मान लो कि क्लास में कोई टीचर है जो कि योग करने के फायदे बता रहे हैं कि इससे ये होता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, इस तरीके से। तो तो जो बच्चे होंगे वो क्या वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कि योगा करना, प्रैक्टिस करना, रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। इस तरीके से उनके दिमाग वो एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उसकी वर्थ को देखेंगे कि ये करना चाहिए, योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये वैल्यू निकालेंगे ऐसे। या फिर कुछ और बात बताई टीचर ने और फिर वहां से उन्होंने ये निकाला कि अच्छा ये चीज करनी चाहिए, ये चीज अच्छी है। अब ऑर्गेनाइजिंग में आता है कि ऐसे ही जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करना, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज और इंफॉर्मेशन। तो जैसे एक वैल्यू उठाई और फिर दूसरी उठाई, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज होती है। जैसे कि खेलना, टीचर ने अगर खेलने के बेनिफिट्स बताए इस तरीके से, तो एक एक अगर वैल्यू बच्चों ने ड्राइव करी कि ठीक है खेलना अच्छी बात होती है, और दूसरा अगर टीचर ने पढ़ने के भी बेनिफिट्स बताए कि पढ़ने के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, रीजंस दिए ये सब, तो बच्चों ने ये भी ड्राइव किया कि पढ़ना भी अच्छी बात होती है। तो फिर वो ऑर्गेनाइज करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी को पहले प्रायोरिटी दे। कि ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज आती है कि पहले जैसे पढ़ाई को वो पहले रखेंगे। तो इस स्टेज में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वैल्यूज को, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो। अब कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, वो उनके नेचुरली वो उनका हिस्सा बन जाती है, उनके कैरेक्टर का। और विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, मतलब वो उसके कैरेक्टर में वो चीज आ गई। ये कैरेक्टराइजेशन में होता है कि वो उसको अपने अंदर उतारने के लिए तैयार है, जो भी वैल्यू उन्होंने सीखी है। ये समझ आया अफेक्टिव डोमेन? मैम ऑर्गेनाइजिंग तो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ऑर्गेनाइजिंग में देखिए, जैसे बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो अब बच्चा क्या करता है, वो अपने दिमाग में अब उनको ऑर्गेनाइज करता है कि किसको प्रायोरिटी दे। जैसे कि जैसे कि पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, बड़ों का सम्मान करना भी जरूरी है। तो अब वो ये समझता है कि किसको प्राथमिकता दे, कि पहले क्या चीज करे। और फिर वो उसको अपने कैरेक्टर में, जैसे पढ़ाई का एग्जाम्पल था, अब पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, और दोस्त बनाने भी जरूरी है। तो इसके अंदर ये तीन है, ये तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो पढ़ने को प्रायोरिटी, जैसे बच्चे ने ऑर्गेनाइज करा अपने दिमाग में, तो सबसे पहले पढ़ना, फिर खेलना, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसे उसने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। जी मैम समझ गई। ठीक है। हाँ, इनको याद रखने के लिए जैसे कि इनका फर्स्ट लेटर से याद रख सकते हैं। आर, ये दूसरा आर है तो R2VOC, ऐसे आप अपना ये बना के याद रख सकते हो, जैसे भी R2VOC। और ऐसे ही जो ये था इसके लिए KCA, ए दोबारा से आएगा तो KCA2,
यहाँ पे देखिए KCA2SE, इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में जो टेक्निकल स्किल्स के लिए जो यूज किया जाता जो आता है टेक्निकल स्किल्स के लिए, उससे रिलेटेड होता है साइकोमोटर डोमेन। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, इमिटेशन। जैसे मान लो कि जैसे कोई योगा की क्लास हो गई, या फिर कोई ड्राइविंग के लिए कोई क्लास होगी, ड्राइविंग सीख रहे हैं हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी ऑफ फिजिकल बिहेवियर। इमिटेशन में क्या होता है कि जैसा जो सिखाने वाला है, टीचर है या जो कोई भी है, वो जो जैसे जैसे वो कर रहे हैं उनको कॉपी करना। और मैनिपुलेशन में क्या, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उनको कॉपी कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन में क्या होता है, मैनिपुलेशन में जो पहले से हमने जो सीखा है, देखा है, वो हमारे दिमाग में फीड है, या फिर हमने कहीं पे लिख के रखा है, बस उसी के हिसाब से फिर एक्शंस लेना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, करके देखना है, और प्रिसिजन खुद से करके देखना अपनी मेमोरी से। और प्रिसिजन में अगला प्रिसिजन होता है कि जैसे अभ्यास से विभिन्न कार्यों को करने में परिशुद्धता। तो प्रिसिजन परिशुद्धता होता है, मतलब हमें हम इस स्टेज में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपना जो लर्निंग है, कोई भी जैसे हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी लेकर के आना प्रैक्टिस के साथ। अब आर्टिकुलेशन में अभिव्यक्ति, इसके अंदर ये और ज्यादा प्रैक्टिस करके क्या करते हैं, एक अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। तो इसमें और एक स्टेप आगे हो गया प्रिसीजन का, कि हम यहाँ पे एक अचीव कर रहे हैं, जितना हम अचीव करना चाहते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। और नेचुरलाइजेशन में हो गया कि जो स्किल हमारा हिस्सा बन गई। अब जैसे अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कुछ, बस वो अपने आप हो रहा है, हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच चुका है वो, इस तरीके से। और इसको याद रखने के लिए IMPAN, इम्पैन ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही करेंगे।